हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर। लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन दिए गए थे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। इसको मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आप देखो, आज हम जो करेंगे क्वेश्चन वो 6 से लेकर 15 तक पूरे कर लेंगे, 16 तक। ओके, यहाँ तक हम कर लेंगे। जो कि आपका पार्ट 1 का, मैंने बताया था आपको 2 पार्ट आएंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 से 16 तक जो है आपका पार्ट ए का सेक्शन 1 है। ओके, इसी तरीके से पार्ट ए का सेक्शन 2 भी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको दिया हुआ था, यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है। ओके, अगर त्रिज्याखंड का कोण जो है वो 60 डिग्री है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका मतलब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। इंग्लिश में ये है, और मैंने अभी आपको इंग्लिश में दिखाया भी था। इंग्लिश का क्वेश्चन के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की, ये जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई का, इसकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर आप निकालेंगे कैसे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो आपको थीटा भी दिया हुआ है जो कि था 60 डिग्री। ठीक है, और आपको त्रिज्या भी दी हुई है आर जो है 6 सेंटीमीटर। तो आप दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखोगे सॉल्व करने के बाद 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर फॉर त्रिज्याखंड और एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, अब है इसी में ही आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे और वाला पार्ट है। ठीक है, आपको चॉइस दी गई है कि आप चाहे वो करें, चाहे ये जो इसका और वाला पार्ट है, आपको अगर ये वाला इजी लगता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन है, 28 मीटर लंबी रस्सी के साथ एक घोड़े को पोल से बांधा गया मैदान का परिमाप निकाले जहां घोड़ा चर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक मैदान है। ठीक है, अगर सपोज करो कोई मैदान है तो उसमें अगर आप घोड़े को कहीं पर भी बांध दो पोल से, तो जो घोड़ा है उसकी जो रस्सी है वो 28 मीटर है। तो जो घोड़ा है वो सिर्फ ऐसे ही एरिया में जो है क्षेत्रफल में चर सकता है। ठीक है, इतने ही क्षेत्रफल में वो ग्रेज कर सकता है। तो इसका मतलब जो जो क्षेत्रफल बनेगा उसका वो एक वृत्त होगा, एक सर्कल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हॉर्स कैन ग्रेज इन द फील्ड विच इज़ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 28 मीटर। ठीक है, जहाँ पर हॉर्स चढ़ सकता है वो एक सर्कल ही बन पाएगा। ठीक है, जिसका रेडियस कितना होगा 28 सेंटीमीटर। घोड़ा एक गोलाकार तरीके से मैदान में चढ़ सकता है जिसका गोलाकार मैदान की त्रिज्या जो होगी 28 मीटर होगी। तो आपको उसी मैदान का परिमाप निकालना है जितने में घोड़ा चढ़ सकता है, और घोड़ा एक सर्कुलर वे में ही चढ़ सकता है। ठीक है, वृत्त के उसमें। तो आप सीधा परिमाप का, जो वृत्त का परिमाप है उसका फॉर्मूला लगा लेंगे, होता है 2 पाई आर। सो 2 पाई और आर आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 176 मीटर। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, जो ये एक आकृति दी गई है, ये एक फिगर बनाई गई है। ठीक है, आकृति, इसमें आपको डीई जो है वो बीसी के डीई ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, पैरेलल है। एंगल डी ए डी ई ये वाला, ए डी ई ये वाला एंगल जो है आपको 70 दिया है। बी ए सी ये ऊपर ए वाला एंगल जो आपको 50 दिया है। अब आपको निकालना है बी सी ए, मतलब बी सी ए आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो आपको अगर दो, एक त्रिभुज के अंदर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब जो आपने बीपीटी वाली थ्योरम पढ़ी है, ठीक है,
उसका जो कन्वर्स है, जो उसका विलोम है, उसमें आपने पढ़ा होगा अगर दो, एक त्रिभुज के अंदर अगर दो ये जो एक भुजा है हमारी वो बाकी दो भुजाओं को जो प्रतिच्छेद करती है रेखा, उसके अगर समांतर होगा तो ये जो ये कोण है ये बराबर होंगे। ठीक है, ये जो भुजाएं ये समानुपात में होंगी। ठीक है, ए डी अपॉन में डी ई और ए ई अपॉन में ई सी, ये जो भुजाएं होंगी ये इस तरीके से समानुपात होंगे। तो यहाँ पर आपको यही दिया गया है, देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी के विलोम के द्वारा हमें पता है अगर ए डी ई जो है ये वाला कोण अगर 70 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 70। ठीक है, ए बी सी ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 70। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों भुजाएं अगर समांतर हैं तो ये और ये कोण जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग कोण हो जाएंगे, संगत कोण। ठीक है, अब हमें ये वाला कोण भी पता है, इसमें ये वाला कोण भी पता है और ये वाला कोण भी। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, जिसमें से हमें ये भी पता है 50 है, ये भी पता है 70 है और ये हम निकाल लेंगे जो कि आ रहा है 60। ठीक है, आप ए इसका वैल्यू रखेंगे, ये आपको निकालना है ये वाला कोण, इस वाले कोण की वैल्यू आपको पता है, दोनों को ऐड करेंगे 120 और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये सारे अभी आपके एक नंबर के ही क्वेश्चन है, जो आपका 1 से 16 तक सभी एक नंबर के क्वेश्चन है पार्ट ए में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में और पार्ट भी है इसका, मतलब इसमें आपको चॉइस दी गई है, आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। तो ये दिया गया है, दी गई आकृति ए डी ये आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बी डी आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से ए ई आपको दे रखा है 3.5 और ए सी मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा दे रखा है वो है 7। तो हम ए सी में से ए ई को माइनस कर देंगे। ठीक है, ई सी निकालने के लिए हम ये ई सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी में से इस ए सी में से हम इस ए ई को घटा देंगे तो हमारे पास ये ए ई सी आ जाएगा। ठीक है, तो 7 में से हमने 3.5 को घटाया, ये आ गया 3.5। जब आप इसे ए डी अपॉन आप देखोगे, अब हम देखेंगे ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन बी डी तो वो आया 2/3 और ए ई अपॉन ई सी ये आया 3.5 अपॉन में 3.5। जब आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हो ये जो ये वाली भुजाओं का अनुपात है वो इसके समानुपात नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो कन्वर्स है बीपीटी का, उससे हमें पता चल गया कि ठीक है बीपीटी के जो विलोम है उसके अनुसार हमें पता चल गया जो डीई है वो बीसी के समांतर नहीं होगा। आपसे पूछा गया था कि इस भुजा में ये इसके समांतर है या नहीं। ठीक है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है या नहीं, तो हमें कैसे पता चला ये समांतर नहीं है, क्योंकि ये जो है ये वाली भुजाएं ये समानुपात में नहीं है। तो बीपीटी जो थ्योरम है उसके कन्वर्स के द्वारा हमें पता चला है कि ये जो है समांतर नहीं होंगी। अब इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है 24 रुपये प्रति मीटर की दर से गोलाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने की लागत इतनी है। तो गोलाकार क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो गोलाकार मतलब इस तरीके से बाड़ लगाई गई है, ठीक है, फेंस लगाया गया है। तो आपको इस लेंथ का अगर फेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, जितना टोटल कॉस्ट लगा है फेंस में, ठीक है, और अपॉन में जितना 1 मीटर का रेट होगा उससे हम उसको भाग कर देंगे तो हमें यहाँ से लेंथ ऑफ द फेंस आ जाएगी। मतलब जो बाड़ की लंबाई है उसके लिए हम कुल लागत और जो प्रति मीटर दर से निकाली गई है जो रेट लगा है उससे हम निकाल सकते हैं बाड़ की लंबाई। तो यहाँ पर आप देखो बाड़ की लंबाई निकाली गई है, पूरी लागत थी 5280, उसको 24 से भाग कराए क्योंकि वो दर है प्रति मीटर, ठीक है, जो दी गई है 24 रुपये। तो हमने 5280 को 24 से भाग करा तो आ गया 220 मीटर। तो इसका मतलब जो बाड़ लगाई गई है ऐसे गोलाकार क्षेत्र में वो 220 मीटर की बाड़ है। ठीक है, अब जो ये बाड़ है वही हमारी क्या होगी
गोलाकार क्षेत्र की परिधि, ठीक है। बाड़ की लंबाई जो होगी गोलाकार क्षेत्र की परिधि होगी, मतलब लेंथ का जो फेंस होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड होगा, ठीक है। ये दिया गया है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप देखोगे 220 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, गोलाकार क्षेत्र की परिधि क्या होती है, एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो आप यहाँ से फिर आर निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू के लिए इस 2 को और इस पाई को आप नीचे ले जाएंगे इस तरीके से, और जो आ जाएगा 35 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो आर है वो है 35 मीटर। अब जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, वो आपका चैप्टर 9 से है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक की हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ऊंचाई वाला जो आपका चैप्टर 9 है, वो है एक पेड़ लगाने पर पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है, टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है ताकि पेड़ का शीर्ष इसके साथ कोण जो है 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। पेड़ के पैर के बीच की दूरी उस बिंदु जहाँ शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें जहाँ से वह टूटा है। तो आपको ये निकालना है कि अगर सपोज करो ये कोई पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से कोई पेड़ है और वो तूफान के कारण टूट गया, और टूट के ये जो झुका ये वाला पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो ऐसे करके यहाँ गिर जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है, ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और जो आपको ये बताया गया है कि ये जो ये है ये ज़मीन के साथ जो है कोण बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। और जो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी गई है जहाँ पेड़ गिरा है और ये जहाँ ज़मीन है इसकी दूरी है 8 मीटर। तो हमने ये फिगर इस तरीके से बना लिया है, ये जो है पेड़ जहाँ से टूट के गिरा है इतना हिस्सा, और ये पेड़ का ये वाला हिस्सा जो टूट के गिर के यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो पेड़ है उसकी ज़मीन और जहाँ पेड़ गिरा था उसका शीर्ष, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर है। तो इस तरीके से हमने ये जो है आकृति बना ली है। अब आपको ये निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये है आपका आधार और ये है लंब, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन थीटा जो होता है ए बी अपॉन बी सी हो गया, मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है ए बी जो कि हमें निकालना है, हमें नहीं पता, और बेस हमें पता है 8 सेंटीमीटर, और 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आप इस 8 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके पास हाइट आ गई कि जहाँ से पेड़ गिरा है, तो वो हो गई 8/√3 मीटर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर जो है सर्कल का और जो एरिया है सर्कल का वो बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप देखो वृत्त का पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सर्कल वो दोनों ही बराबर दिए गए हैं, मतलब वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं। इसका मतलब जो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr²। तो आप आर से आर कैंसिल कर सकते हैं, एक आर, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो आप देखो जो एक आर है वो किसके बराबर आ रहा है 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 2 के, तो 2 यूनिट्स या 2 मात्रक आप लिख सकते हैं हिंदी में। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो आप यूनिट ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है इसलिए ये छोटे हैं, आपको सिर्फ इतने में ही ये क्वेश्चन कर लेने। अब है माध्य माध्यिका बहुलक के बीच में अनुभवजन्य संबंध, मतलब एम्पेरिकल रिलेशनशिप बताना है इनके बीच में, मीन मीडियन एंड मोड के बीच में। तो आप देखोगे बहुलक जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको बुक में दिया हुआ है, आपका चैप्टर 14 है उसमें से आप देख सकते हैं, वहाँ आपको फॉर्मूला ये दिया हुआ है। वहाँ शायद मे भी ऐसे भी दिया हो कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है, ये भी दे सकता है क्योंकि यहाँ से ये जो अगर आप 2 मीन अगर इधर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा जो कि 3 मीडियन के बराबर होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप उस तरीके से भी लिखेंगे तो भी बिल्कुल ठीक होगा। ये है आपका 11 क्वेश्चन। अब है 12, ये सब आपके 1 मार्क क्वेश्चन है,
पार्ट ए के सेक्शन 1, ठीक है। पार्ट ए में जो सेक्शन 1 है उसी के ही क्वेश्चन अभी ये चल रहे हैं 1 से 16 तक। अब है एक रेखाखंड BC को आंतरिक रूप से 3.5 में विभाजित 3:5 में विभाजित किया जाता है। हम एक किरण BX खींचते हैं जैसे कि कोण CBX एक न्यून कोण है। किरण BX पर समान दूरी पर स्थित होने वाले बिंदु की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखो हमेशा जब भी न्यूनतम संख्या आपको बतानी हो, हम किसी भी अगर रेखा को 3:5 में या जिस भी रेशो में, जिस भी अनुपात में अगर हम किसी भी रेखा को बांट रहे हैं, तो हम जो ये बनाते हैं, ये आपका चैप्टर 11 है बेटा, रचना वाला क्वेश्चन। रचना करनी नहीं है इसमें, बस आपसे पूछा गया है। तो अगर आप देखो कोई भी रेखाखंड है उसके लिए अगर हम कोई भी न्यून कोण में कोई रेखा खींचते हैं तो हम जो भी हमें रेशो दी होती है, ठीक है, जैसे ये दिए 3:5, तो हम मैक्सिमम उनका डबल करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, सॉरी डबल नहीं ऐड कर देते हैं। तो जैसे 3:5 है तो 3:5 मतलब 3 + 5, इतने हमें जो आर्क है वो हमें चाप लगाने होते हैं। तो इसका मतलब हमें जो न्यूनतम बिंदु चाहिए होंगे वो होंगे 8, ठीक है। तो न्यूनतम बिंदु कितने होंगे 8, मिनिमम जो पॉइंट्स है हम उसमें लगाएंगे वो होंगे 8। वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमें रेशो दियो 3:5 है तो 3 + 5 8 मिनिमम हो गए। ऐसे अगर 4:4 होता या 5 होता तो कितने हो जाते हैं 9, 9 मिनिमम बिंदु हो जाते। ओके, ये 1 मार्क क्वेश्चन है इसलिए ये शॉर्ट ही होंगे, इसमें आपको रचना करने की ज़रूरत नहीं थी। अब है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे है P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ये जो आपको दो दिए हैं अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब होगा आपको क्या करना होता है यूनिक सॉल्यूशन में, A/A2 जो होगा वो B/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण से हम A1 B1 और C1, इसी तरीके से दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 निकालेंगे। फिर हम A1/A2 निकालेंगे। A1 जो है 4 है और A2 जो है वो 2 है। तो हमने निकाला तो हो गया 2/1। ऐसे ही B1/B2 जो होता है वो होता है, वो B1 जो है वो P है, P/2। तो क्योंकि हमें पता है कि ये अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है, A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। तो हमने देख लिया A1/A2 था 2/1 इज़ नॉट इक्वल टू P/2। तो यहाँ से जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे P इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि अगर P की वैल्यू सिर्फ 4 पर ही ये अद्वितीय हल नहीं होगा, मतलब P की वैल्यू अगर 4 हुई तो ही ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। और बाकी कोई भी P की वैल्यू हो, P की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, 2 हो 3 हो 4 हो कोई भी, ठीक है, उस पे ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है फॉर ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ 4 को छोड़ के बाकी जहाँ पर भी P की वैल्यू रियल वैल्यू कोई भी हो वहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसी तरीके से P की वैल्यू इक्वल टू 4 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ओके, अब है इसी में ही एक और पार्ट था, आपको मैंने बताया है कितनी इंटरनल चॉइस आएंगे आपको, ये इंटरनल चॉइस होती है एक ही क्वेश्चन के अंदर। सो देखो ये वाला क्वेश्चन है कि समीकरण ये और ये जो दो आती है ये किस प्रकार की रेखाएं होंगी, किस प्रकार की मतलब आपको 3 प्रकार की रेखाएं बताई गई हैं, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, अद्वितीय हल, ठीक है, एक होती है संपाती रेखाएं, ठीक है, जो होती हैं कोइंसाइडिंग, और एक होती है समांतर रेखाएं जो कि होती हैं पैरेलल लाइंस। तो 3 तरीके की रेखाएं हैं और तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। ये आपका चैप्टर 3 में है, आप देख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। सो हम पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण से पहले हम A1 A2 ऐसे B1 B2 C1 C2 निकाल लेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1 और इसको हम 5 को इधर लाएंगे तो -5 इज द C1। इसी तरीके से 4, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा -7। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम पहले A1/A2 निकालेंगे,
जो कि 2/4 था, 1/2 आ गया। B1/B2 निकाला जो कि 3/6 का 1/2 है। तो आप देख रहे हो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये आदित्य हल तो होगा ही नहीं। आदित्य हल में क्या होता है, A1/A2 जो होता है इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो यहाँ पर तो ये इक्वल आ गए हैं, तो ये एक आदित्य हल या यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। अब हम C1/C2 से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे C1/C2 जो है वो 1/2 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर ये इसके बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये एक समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये संपाती रेखाएं नहीं है, ये समांतर रेखा है। मतलब ये कोइंसाइडिंग लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस है। ये जो आपको कंडीशंस हैं ये आपको बुक में दी हुई हैं, आप चैप्टर नंबर 3 से देख सकते हैं। अब है ये आपका चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन है, पारीक्षता पैरेलल प्रोबेबिलिटी से। ये हो जाएगा, एक बैग में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद बैग से यथाचित खींची जाती है, क्या संभावना है कि गेंद लाल हो। मतलब आपको पारीक्षता निकालनी है लाल गेंद की। तो आप पहले देखेंगे कुल गेंदें कितनी है, 8 गेंदें हो गई, 3 लाल और 5 काली से। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी गेटिंग ए रेड बॉल। ठीक है, हमें पारीक्षता निकालनी थी लाल गेंद प्राप्त करने की, तो वो हो जाएगी क्योंकि 3 गेंदें हैं लाल तो 3 और टोटल गेंदें कितनी है 8, तो 3/8। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट था, मतलब इंटरनल चॉइस है दी हुई। ये है, एक पासे को फेंका जाता है, पासे में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, कुल संभावनाएं कितनी होती हैं 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संभावनाएं कितनी हो गई 6। उसमें से अभाज्य संख्या जो है उसमें 2 3 और 5 है। तो जो फेवरेबल संभावित परिणाम हो गए वो कितने हो गए 3। ठीक है, 1 2 और 3। तो इसका मतलब जो पासे में प्रोबेबिलिटी है, जो एक पारीक्षता है पासे में अभाज्य संख्या आने की, वो हो जाएगी 3/6। ठीक है, यहाँ पर जो पासे में अभाज्य संख्या आने की पारीक्षता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/6, जिसको कि आप जब काटेंगे तो वो आ जाएगा 1/2। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपको ये आपका फिर चैप्टर 9 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ऊंचाई और लंबाई वाला जो है उसी का ये क्वेश्चन है। तो ये है ऊंचाई और दूरी वाला। एक टावर जमीन पर एक बिंदु से जमीन पर लंबावत खड़ा है। टावर के पैर से 15 मीटर दूर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया ये एक टावर है, हमने ये मान लिया ये टावर है, और ये ज़मीन से किसी बिंदु से, ज़मीन में किसी बिंदु से ऊपर जब देख रहा है तो इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ पर ये 60 डिग्री है। ठीक है, आप यहाँ 60 भी लिख दीजिएगा। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है जब हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं टावर के यहाँ पर। ठीक है, जब हम ज़मीन के एक बिंदु से शीर्ष देख रहे हैं टावर का, तो ये जो बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, नीचे से ऊपर देखने में। तो आपको ये टावर की हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, वही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, जिसमें कि 10/60 जो है, क्योंकि ये 60 था तो हम लेंगे 10/60 बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब जो है ए बी है, टावर जिसकी हाइट हमें नहीं पता, और बी सी बेस जो है हमें पता है 15 है, हमने 15, और 10/60 की वैल्यू होती है √3। हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो आ जाएगा 15 √3 मीटर जो होगा इसका हाइट ऑफ द टावर होगा। ओके, अब ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अकॉर्डिंग किसी घटना की ई की पारीक्षता है, ठीक है, प्लस किसी घटना के ना होने की पारीक्षता, मतलब एक ही घटना है ई, ठीक है, वो हो भी गई और वो नहीं हुई, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमेशा कितना आता है 1। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन ही है। ये इस तरीके से भी आपका आ सकता है। ठीक है, पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार, तो इसका मतलब वो किसके बराबर होगा 1 के। सो ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके, अभी ये आपके पार्ट ए के सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे, जो कि टोटल कितने हैं 16, और सारे के सारे 1 मार्क क्वेश्चन हैं अभी। अब हम करेंगे इसी का ही पार्ट ए का ही सेक्शन 2। वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको, वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, वो आपके क्वेश्चन
आगे हैं 17 से 20 तक। वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।